नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए अखाड़ा अब तैयार हो चुका है। उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान से पहले अब नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। दनादन चुनावी सभाएं हो रही हैं। सभी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि नतीजे आने के बाद किसी मलाल की गुंजाइश ना रह जाए। उपचुनाव में अब शकुन और मिथक भी हावी है। तो उपचुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम 28 का अखाड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे सियासी गलियारे में अब शकुनी माना जाता है। अब यह सच में ऐसा है या यह सिर्फ एक मिथक है, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। बहरहाल यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री जाना पसंद नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि यहां जाने से उसकी सत्ता जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि यह जगह है अशोकनगर। अशोकनगर पूरे देश के उन चंद जिलों में से एक है जहां जाने वाला अपनी सत्ता गंवा देता है। अभागा है अशोकनगर, अब शकुनी है अशोकनगर, या सिर्फ मिथक है अशोकनगर, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। मुखिया और मिथक, 1 2 3 नहीं 11 को गंवानी पड़ी सत्ता। अभागा है या अपशगुनी है अशोकनगर, मिथक से बचते मुखिया। अशोकनगर जो सत्ता की चाहत रखने वालों के लिए शहर से ज्यादा डर बन गया है। मुख्यमंत्री कोई हो, कोशिश यही होती है कि अशोकनगर न जाना पड़े। यही वजह है कि लगभग पूरे सूबे को नाप चुके शिवराज सिंह चौहान भी अशोकनगर से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। अशोकनगर के लोगों के लिए मुख्यमंत्री टीवी और अखबारों तक ही सीमित हुआ करते हैं। जिले के तौर पर 2003 में जन्मा अशोकनगर इससे पहले गुना की तहसील हुआ करता था, लेकिन ये मिथक या कहें कलंक करीब 50 सालों से इस शहर से जुड़ा है। शिवराज सिंह भी जिले की तहसील, गांव, कस्बे नाप आए, लेकिन शहर की सीमा से हमेशा परहेज रखा है। 1 तो नहीं बल्कि 11 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अशोकनगर में कदम रखा और 6 महीने के अंदर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कैलाश नाथ काटजू 1962, भगवत शरण मंडलोई 1963, द्वारिका प्रसाद मिश्रा 1966, श्यामा चरण शुक्ल 1971, प्रकाश चंद्र सेठी 1975, कैलाश जोशी 1977, वीरेंद्र कुमार सखलेचा 1980, अर्जुन सिंह 1984, मोतीलाल वोरा 1987, सुंदरलाल पटवा 1992 और इंजीनियर से राजनेता बने दिग्विजय सिंह 2003 में अशोकनगर आए थे। नतीजा सबके सामने है। कारण भले ही कुछ भी रखे हो, लेकिन सत्ता गंवाने के खेल में बदनाम अशोकनगर ही हुआ। अब इसे अभागा अशोकनगर कहा जाए या अपशगुनी, कहा तो यह भी जाता है कि उमा भारती भी अशोकनगर की सीमा से होकर ही गुजरी थी, जिसके बाद विवादों में फंसकर उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसा भी नहीं कि मामा शिवराज ने यहाँ आने की न सोची हो। इतने सालों के कार्यकाल में कई बार मामा के स्वागत की तैयारी हुई, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा रद्द हो गया। इतना कि नहीं, 2018 में सत्ता बदलने के बाद कमलनाथ भी अशोकनगर से दूर ही रहे हैं। एक बार फिर मुखिया शिवराज हैं जो फिलहाल अशोकनगर से दूर हैं। हालांकि भाजपाई मिथक से साफ इनकार करते हैं और कहते हैं मामा जरूर आएंगे और कांग्रेस मौज ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईश्वरवादी हैं, वो किसी मिथक को नहीं मानते। लगातार वो आते हैं। कुछ दिन पहले एक सभा करने के लिए भी वो यहाँ आए थे और दिन भर यहाँ रुके थे, एक मंदिर में पूजन करने भी गए थे। अब उनका पहले राजपुर दौरा हो गया था और 11 तारीख को माननीय महाराज साहब यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। 12 तारीख को साड़ोरा मंडल में उनका कार्यक्रम है। तो ये इस वाले बेल्ट में हमारे कोई बड़े नेता नहीं जा रहे थे, इसलिए सहोदरी उनका कार्यक्रम बन गया। शिवराज सिंह चौहान की तो वो 21वीं सदी के मुख्यमंत्री होकर अगर ऐसी रूढ़िवादी सोच रखते हैं कि ये मिथक के नाते वो पिछले 15 साल में अशोकनगर जिले नहीं आए, तो ये अशोकनगर के साथ नाइंसाफी है। भले ही मुख्यमंत्रियों पर मिथक भारी पड़ रहा हो, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि मामा के लिए अशोकनगर बड़ा लकी भी रहा है। अशोकनगर में कार्यक्रम के बाद की 2 बार शिवराज सिंह चौहान के आगे सीएम लगा है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए शिवराज अशोकनगर पहुंचे और घटनाक्रम ऐसा हुआ कि अचानक सीएम बन गए। इसी तरह 2018 में हार के बाद
10 जनवरी 2020 को उन्होंने अशोकनगर में सभा ली और फिर उनके नाम के आगे सीएम जुड़ गया। अब पिछली बार मैं भी उस कवरेज में था। शिवराज सिंह जी अशोकनगर आए थे और आने के बाद में किसी ने उनको बोला था, तो वो जो हमारे यहाँ जो कहावत है या जो यहाँ के ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिषविद हैं, उन लोगों का कहना था कि जो भी यहाँ आएगा वो राजराजेश्वर मंदिर के दर्शन अगर करते हैं तो उन दर्शनों के बाद अगर वो फिर पद पे भी रहते हुए आते हैं या पद पे रह के भी आते हैं तो उनकी कुर्सी नहीं जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब माननीय भले ही सिरे से इस बात को खारिज कर दें कि ऐसा कोई मिथक नहीं, लेकिन क्या इस मिथक को चुनौती देने और शहर पर लगे कलंक को धोने के लिए कोई ऐसा होगा जो अपनी सत्ता की जमानत रखकर इस अंधविश्वास को तोड़ेगा? समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। तो आपने देखी अशोकनगर से जुड़े मिथक या अपशकुन की ये खबर, और अब इसका जीता जागता उदाहरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। आज अशोकनगर में सीएम की पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक है, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गांव में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वो अशोकनगर शहर से दूर रहेंगे, शहर में नहीं जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता समीर द्विवेदी जुड़े हुए हैं। समीर, ऐसी क्या वजह है कि इस अंधविश्वास को कोई तोड़ नहीं पा रहा है और लोग ये क्यों मानते हैं कि अशोकनगर जाने से सत्ता चली जाती है? कोई तो हो जो इस मिथक को तोड़े। मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं लेकिन शहर से दूरी बनाकर। जी कमरुद्दीन, बिल्कुल बता दूं आपको कि ये एक मिथक जो है अशोकनगर से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ आता है उसको कुर्सी गंवानी पड़ती है। इसका उदाहरण करीब 11 मुख्यमंत्री यहाँ आए और उसके उनको किसी कारण से राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे हुए कि उन्हें पद से या तो इस्तीफा देना पड़ा या सरकारें बदल गईं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उनको मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। यही मिथक के चलते सीएम शिवराज सिंह जो है लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने के बाद भी अशोकनगर की ओर रुख नहीं कर पाए। जिले में आते हैं, मंगावली आते हैं, राजपुर आते हैं, शालौरा आते हैं। आज महज 9 किलोमीटर दूर सहोदरी गांव में पन्ना प्रभारियों के साथ जो है बैठक है। इसके बाद भी सिर्फ अशोकनगर आने से इनको परहेज रहता है। इसको लेके इनकी स्थानीय लेवल पे आलोचना भी कई बार होती है, जनता भी आलोचना इनकी करती है, विपक्ष भी इन पर कई बार मुद्दे बनाता है, इस बात को लेकर मुद्दे बनाता है। खुद सिंधिया जी ने भी कई बार पत्रकारों से बात करते हुए मंच से भी कहा है कि शिवराज सिंह जी अशोकनगर आए, मैं खुद उनका माला पहना के स्वागत करूंगा, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। लेकिन शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इस मिथक से डरते हैं, कुर्सी जाने का उन्हें डर है, इसलिए वो अशोकनगर नहीं आते हैं। साथ ही इसमें एक और चीज भी कही जा सकती है कि खुद शिवराज सिंह जी इस बात के उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ना रहते हुए ये 2 बार अशोकनगर आए और उसके बाद इनको दोनों बार मुख्यमंत्री पद मिला। चलिए, इसका मतलब ये हुआ समीर कि जो सीएम नहीं है अगर शहर में प्रवेश कर जाए तो सीएम बन जाता है, और अगर मुख्यमंत्री है शहर में प्रवेश कर जाए तो उसकी सत्ता चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से बड़ी खबर, साधु और शैतान के पोस्टर पर बीजेपी ने सफाई दी। कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत को लेकर बैक फुट पर है बीजेपी। जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी। कहा, पोस्टर में कहीं नहीं लिखा कौन साधु और कौन शैतान। यह तो कहावत है, हमने कांग्रेस प्रत्याशी को कभी शैतान नहीं कहा। चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग की जा रही है। तो बीजेपी प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर, साधु शैतान के पोस्टर मामले पर सफाई दी। पोस्टर में कौन साधु कौन शैतान इसका जिक्र नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी को कभी शैतान बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया। यह बीजेपी की तरफ से सफाई आ चुकी है। तो साधु और शैतान के पोस्टर पर भी अब सियासत तेज हो चली है। उधर कांग्रेस ने धार्मिक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में आचार संहिता के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की शिकायत आयोग से की है और चुनाव आयोग से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के तूफानी दौरे चल रहे हैं। दोनों नेता तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों मसलन ब्यावरा, मुंगावली और अशोकनगर में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया डबरा, बिलौआ और
ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और बूथ समिति के सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों का सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करेंगे। तो महाराज शिवराज की ये जोड़ी आप देख पा रहे हैं जो लगातार तूफानी दौरे कर रही है। ग्वालियर चंबल अंचल का जो जिम्मा है वो सिंधिया के कंधों पर है। 16 सीटें यहां से आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। तो उपचुनाव में प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की भी खबरें खूब आ रही हैं। सिंगरौली में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दरअसल यहां पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर दोनों दल भिड़ गए। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष में विवाद हो गया, जिसके बाद थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो वहीं भिंड के मेहगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत कटारे ग्वालियर से काफिले के साथ विधानसभा दौरे पर आए। इसी दौरान बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी भी आ गई। सिंधिया की गाड़ी कटारे के काफिले में फंसी रही। पुलिसकर्मियों ने सिंधिया की गाड़ी निकलवाने के लिए मशक्कत की तो कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में आ गए। कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को देखकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल जो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कभी उनके नेता सिंधिया रहे थे, लेकिन अब रास्ते अलग अलग हैं तो नारे भी बदल रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ मिशन 28 पर जुट चुके हैं। कमलनाथ आज बैठक करेंगे और उपचुनाव को लेकर मंथन करेंगे। वह चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लेंगे और चुनाव प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इस दौरान 28 की 28 सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया जाएगा। उधर आयोग ने सख्ती दिखाते हुए सीएम शिवराज चौहान के एक कार्यक्रम के आयोजक पर केस दर्ज कराया। दरअसल सांवेर में सीएम शिवराज के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची थी और हजारों की संख्या में शामिल लोगों ने भोजन किया था। इस मामले में कनाड़िया पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आयोजक बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम जायसवाल पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी आप देख पा रहे हैं। अब आयोजक पर केस दर्ज किया गया है धारा 188 के तहत। सांवेर की सभा में भारी भीड़ पहुंची थी जिसको लेकर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हजारों लोगों ने यहां पर भोजन किया था। इसमें अब राजनीतिक रैलियों और सभाओं का खर्च भी जुड़ेगा। इतना भी नहीं, सभा में मास्क और सैनिटाइजर का खर्चा भी उम्मीदवार के ही खाते में जुड़ेगा। इसके तहत 95 मास्क का 150 रुपए, सैनिटाइजर का 40 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा चाय पिलाने पर उम्मीदवार के खाते में 5 रुपए जोड़े जाएंगे। वहीं पोहा, कचौड़ी और समोसा खिलाने पर प्रति नग 7 रुपए जोड़े जाएंगे। 1 किलो गुलाब के फूल पर 50 रुपए और गेंदे के फूल पर 30 रुपए जुड़ेंगे। इसके साथ ही झंडे, बैनर और पोस्टर के भी दाम तय कर दिए गए हैं। आपको बताना बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब साध्वी बनाम साध्वी हो चला है। दरअसल ये सीट साध्वी उमा भारती की परंपरागत सीट रही है। इस बार यहां से कांग्रेस ने साध्वी और कथावाचक राम सिया भारती को मैदान में उतारा है। बीजेपी अब भी उमा भारती के नाम पर ही वोट मांग रही है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा यह सीट उमा भारती के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि उमा भारती के नाम पर यहां की जनता एक बार फिर वोट देगी और बीजेपी उम्मीदवार को जिताएगी। ताकि जब कभी शिवराज जी आपके बीच में आए, उमा भारती जी आपके बीच में आए, आप उनसे गर्व से कह सको कि अपने मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हमने सुनिश्चित की है।
तो बताइए कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये चुनाव में जीतना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। तो क्या भाई प्रद्युम्न जी को हम आश्वस्त कर सकते हैं कि चिंता मत करो प्रद्युम्न जी, आप अपना काम करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रद्युम्न लोधी के रूप में अपने अपने मतदान केंद्र में काम करेगा और पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा। क्या उनको आश्वासन दे सकते हैं? अगर आपने ये कहा है कि उमा जी की सीट है, तो ये उमा जी की झोली में ही रहने वाली है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। भाई प्रद्युम्न लोधी जी यहाँ से विधायक के रूप में एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इंदौर की सांवेर सीट पर मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है और अब इस चुनाव में पक्षियों की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में सबकी निगाहें सांवेर पर हैं। दरअसल यहां से बीजेपी की ओर से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट चुनावी मैदान में हैं और उनके पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। तुलसीराम सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रवासी पक्षी कहा है। सांवेर में पक्षियों की एंट्री। सांवेर में पक्षियों के बहाने चुनावी बैतरणी पार करने की तैयारी। तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू एक दूसरे को दे रहे पक्षियों की संज्ञा। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू को बताया प्रवासी पक्षी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसी सिलावट को बताया कौवा। कौवा को हमेशा दिखाई देती है गंदगी। जिसका कोई रिश्ता क्षेत्र से 22 वर्ष के बाद आता है वो एक व्यक्ति और बोलता है सांवेर को देखूंगा। जो पंछी स्थिर नहीं होता कभी भी, यहाँ से उड़ के उधर जाना, उधर से उड़ के उधर जाना, उस व्यक्ति का नाम पंछी कहते हैं। और पंछी का अब सांवेर में कोई बचा नहीं है। सांवेर में भाजपा लड़ रही है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के पंछी वाले बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू भी मुखर हो गए हैं। वे तुलसीराम सिलावट को गद्दार बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सांवेर की जनता को बिकाऊ और टिकाऊ के बीच फैसला करना है। मंत्री तुलसी सिलावट पंछी बताकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 22 सालों बाद पंछी सांवेर पहुंचा है। यदि मैं पंछी हूं, तो तुलसी सिलावट कौवा है और कौवा हमेशा गंदगी पर बैठता है और सिलावट भी यही कर रहे हैं। तुलसी सिलावट जी ने तो बयान ये भी दिया कि मैं पंछी हूँ। ठीक है, मैं पंछी हूँ, तो आप क्या हो? आप कौवे हो और कहीं भी किसी भी गंदगी पे आप बैठ जाते हो। बहरहाल सांवेर से कांग्रेस विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के बीच पुरानी अदावत रही है। तुलसी सिलावट पहले माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे हैं। यही वजह रही है कि कांग्रेस में रहते हुए भी प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर से दोबारा टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि सिंधिया अपने खासम खास तुलसी सिलावट को ही कांग्रेस से टिकट दिलवाते रहे। इसलिए गुड्डू को सांवेर छोड़कर आलोट और उज्जैन से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस बार समीकरण बदलने से उनकी एक बार फिर सांवेर में वापसी हुई है और पुराने जख्म भी उभर आए हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। अरुण द्विवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में ये नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब ये सभी नाम अंतिम मुहर के लिए हाई कमान को भेजे जाएंगे और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। अपनी अपनी बातें रखी और अब प्रस्ताव जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद
वहीं से जारी होगा, दिल्ली से ही नाम जारी होगा। और मैं समझता हूँ कि कल नहीं तो परसों। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और इस समय हम लोग प्रचंड बहुमत नहीं लड़ने देना चाह रहे। सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। यदि वो आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति के लोग लड़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ेंगे। और जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं लड़ेगा। वो तो जो पीठासीन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, वो तय करेगा। रेणु जी कह रही कि सम्मान में एक सीट छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू का मामला है। उसका जवाब तो दे चुके हैं। जब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के देहावसान हुआ था तब रेणु जोगी को ये बात कहनी थी, शुक्ल परिवार के लिए छोड़ देना था। तो मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोगी कांग्रेस के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस में शामिल होने वाले जोगी कांग्रेस के पंकज तिवारी, शिव नारायण तिवारी और समीर अहमद को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी है। तो मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कमान संभाल ली है। अमित जोगी ने जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में 11 गांव का दौरा किया। 3 नवंबर को मरवाही में मतदान होना है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और इसमें दम दिखा रहे हैं उनके बेटे अमित जोगी। तो 28 का अखाड़ा में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।